तो ये नक्सल कैसे शुरू हुआ? अच्छा, मैं इसके साथ-साथ आपको एक जानकारी और दूँ कि जब हम भारत की बात करते हैं, तो भारत के बाहर यानी कि सीमावर्ती क्षेत्रों से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से या फिर चाइना से, म्यांमार से देश के अंदर अशांति फैलाने के लिए कई बार प्रयास किए जाते रहते हैं। तो ये सब जो देश के बाहर से आते हैं, ये बाहरी आतंकवाद हैं या बाहरी सुरक्षा से जुड़े हुए मसले हैं। लेकिन देश की सीमा के भीतर रह करके देश को नुकसान पहुंचाने वाले जो खतरे हैं, जो आंतरिक सुरक्षा से जुड़े खतरे हैं, उनमें नक्सलवाद सबसे टॉप पर माना गया कि मतलब ये देश की सुरक्षा के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ थी। देश के लगभग 200 जिले इससे प्रभावित किसी समय पर रहे, जिसे आज आप खत्म होते हुए सुन रहे हैं। तो सरकार ने इसको खत्म करने के लिए क्या किया? कहां से इसकी शुरुआत हुई? कौन इसकी शुरुआत करने वाले लोग थे? किस तरह से चाइना की नीतियों से वो प्रभावित थे? और धीरे धीरे देश विरोधी ताकतों ने उन्हें फंड करके देश की व्यवस्थाओं को किस तरह से चुनौती दी, उसका सारा जिक्र आज के सत्र में करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि भविष्य में आपको सारी जानकारियां पहुंचती रहें। आइए फिलहाल थोड़ा सा माओवाद और नक्सलवाद का बेसिक समझते हैं। बात कही जाती है 19वीं सदी की, जब जर्मनी के एक दार्शनिक हुए कार्ल मार्क्स। उन्होंने अपनी पुस्तक दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के माध्यम से लोगों के सामने एक विचार रखा, और वो विचार ये था कि जिस तरह से पूंजीपति लोग, पूंजीवादी लोग, जिनके हाथ में सत्ता का केंद्र है, जिनके हाथ में संसाधन कंट्रोल में है, उन पूंजीवादियों को, उन पूंजीपतियों को आने वाले समय में जो चुनौती देगा वो होगा सर्वहारा वर्ग, यानी एक ऐसा वर्ग जो इन कंपनियों में काम करता है, इन फैक्ट्रियों में काम करता है, किसान है, मजदूर है। आने वाले समय में बोले इन सब से सत्ता छीन लेगा एक साधारण व्यक्ति, क्योंकि ये जो सब सब पावरफुल लोग हो रखे हैं, इन्होंने दमन की नीति अपना रखी है, लोगों को दबाने के लिए कुछ तरीके विकसित किए हुए हैं। इसी के चलते गरीबों के सामने या फिर सर्वहारा वर्ग के सामने एक विकल्प प्रस्तुत किया कार्ल मार्क्स ने। जर्मन दार्शनिक थे, लेकिन इनकी बातों से प्रभावित सबसे ज्यादा रूसी लोग हुए। 1917 में रूस के अंदर एक क्रांति होती है। व्लादिमीर लेनिन इनकी बातों से प्रभावित होकर के ये सब काम करते हैं, और वो लेनिन ने रूसी के राजा निकोलस द्वितीय को हटाकर देश पर कंट्रोल कर लिया, और वो धीरे धीरे सर्वहारा के मसीहा बनकर आ गए। ये जो सर्वहारा यानी कि आम जनता, किसान, मजदूर या फिर जो भी लेबर है, उन सबके लिए ये दिमाग में विचार देना कि आप पूंजीवादियों की जगह ले सकते हैं, आप सत्ता का केंद्र हो सकते हैं, आप सत्ता चला सकते हैं, इसका जीवंत उदाहरण बनकर आया रूस। उस समय ये सोवियत रूस हुआ करता था, और चाइना में इसी विचारधारा के साथ जुड़े माओ माओ त्सुंग, जिन्हें आप माओ कहते हैं, वो यहां पर जब ये जुड़ करके आए तो इन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को चाइना के अंदर जमींदारों के खिलाफ क्रांति के रूप में यूज किया, कि जो चाइना के अंदर जमींदार थे, उनके खिलाफ जो वहां काम करने वाले किसान हैं, वो खड़े हों, और खड़े होकर के अगर बलपूर्वक भी कि जमींदार का विरोध करना पड़े तो वो करें। एक प्रकार से फैक्ट्री के अंदर मालिक लोग बैठे हैं, राजशाही है, या टॉप में बैठे हुए लोग हैं, उनके खिलाफ आम जन का विद्रोह लेनिन के नेतृत्व में हुआ। और जो जमींदार हैं या खेत पर कंट्रोल करने वाले, जो जमीनों पर कंट्रोल करने वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके खिलाफ किसानों का एक चेहरा बना करके माओ ने कि भैया तुम जाकर के जमींदार से जमीन ले सकते हो और अपने कब्जे में उसे कंट्रोल कर सकते हो, उसके रूप में माओ निकल कर आए। लगभग दोनों एक ही विचारधारा की तरफ आगे बढ़ रहे थे। माओ थोड़े एक्सट्रीम थे, मतलब इन्हें एक्सट्रीमिज्म था कि अगर कोई जमींदार आपकी बात नहीं मान रहा है तो फिर वेपन उठा करके भी उसके खिलाफ जंग की शुरुआत की जा सकती है। ठीक है, ये दो विचार हुए। अब इन्हीं विचारों का भारत में आगमन होता है। बात है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की। असल में यही सर्वहारा वर्ग का शासन साम्यवाद कहलाया, और यही साम्यवाद जिसे आप कम्युनिस्ट कहते हैं, इस कम्युनिस्ट काम की जो शुरुआत है वो चाइना रूस से हुई 1917 के अंदर लेनिन की क्रांति से, और इधर चाइना के अंदर माओ की क्रांति से। ऐसे में भारत के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन होता है, क्योंकि इस विचारधारा का सोवियत रूस पूरी दुनिया में प्रसार करना चाहता है। उस समय भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन था, दौर था 1925 का। भारत में स्थापित होती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका उद्देश्य है इस तरह की विचारधारा के साथ आगे बढ़ना। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में उस समय अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज पूंजीपति थे, देश में शासन करने ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो कंपनी के खिलाफ एक तरह से यह पार्टी होनी चाहिए थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब रूस पर जर्मनी ने हमला किया, तो जर्मनी के हमले के विरोध में रूस ने अंग्रेजों से मदद मांगी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चलना शुरू हुआ था। ऐसे में देश के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने
अंग्रेजों का साथ दे दिया, क्योंकि उधर रूस का साथ ब्रिटेन दे रहा था। तो यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के साथ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आकर खड़ी हो गई थी। ऐसा आरोप लगता है कि इस पार्टी ने विदेशों की जो सोच है उसको प्राथमिकता दी, राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता नहीं दी। देश के अंदर जो सीपीआई का जो कंसेप्ट था, या कहा जाए कि देश के अंदर जो साम्यवादी पार्टियों का कंसेप्ट था, वो धीरे धीरे कांग्रेस ने अपनाना शुरू कर लिया। कांग्रेस भी उन्हीं लोगों की बातें करने लगी जो समाज के अंदर दबे हुए हैं, वंचित हैं, गरीब हैं। तो एक तरीके से सीपीआई का जो थीम या मोटो वाक्य है उस पर कांग्रेस काम करने जब से लगी, तब से देश में सीपीआई खड़ी नहीं हो पाई। ये देश की आजादी की बात है, लेकिन उससे पहले जो भी रहा वो जानकारी मैंने आपको यहां पर दी। अच्छा, अब सवाल है फिर ये सीपीआई, सीपीआईएम या सीपीआईएम एमएल माओवादी है क्या, कहां से शुरू हुआ? तो देश आजाद हो जाता है। 1960 के अंदर सोवियत रूस और चीन के बीच कम्युनिस्ट विचारधारा को लेकर मतभेद हो जाता है कि भाई हमारी विचारधारा अच्छी है कि चाइना वालों की अच्छी है। दोनों अलग अलग मतभेद में हो जाते हैं। यह मतभेद हमारे देश तक भी पहुंचता है। 1964 में हमारी जो सीपीआई है वो दो भागों में बढ़ जाती है। एक हमारे देश के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहलाती है, और दूसरी माओ के साथ सीपीआईएम कहलाती है, यानी कि माओवाद की पार्टी, जिसमें कुछ युवा जोशीले नेताओं का शामिल होना शामिल था, जो आतंक को या फिर बंदूक के दम पर या मतलब ताकत के दम पर सत्ता को बदलना और जमींदारों के खिलाफ एक्शन लेना जानते थे। अब ये वो दो चेहरे थे जो इस काम को लीड कर रहे थे। देश के अंदर यहां शुरुआत कहां से हुई, अब इसके अंदर ये नक्सलवाद कैसे बना, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो इतिहास है ये नक्सल से कैसे जोड़ा गया, अब उसको जानते हैं। असल में 1918 के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर एक जमींदार परिवार था जिसमें चारू मजूमदार नाम के एक व्यक्ति का जन्म हुआ। लेकिन वो बचपन से ही जमींदारों से नफरत करता था। 1939 में उन्होंने सीपीआई ज्वाइन किया और 1946 में वो तिभागा आंदोलन से जुड़े, जिसमें बटाईदार किसानों को फसल का ज्यादा हिस्सा दिलाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की। 1950 में वो जेल गए। वहां उनकी मुलाकात कानू सान्याल नाम के एक व्यक्ति से हुई। दोनों के बीच की जो मुलाकात थी, दोनों के बीच में जो मुलाकात के बाद बात निकल कर आई, वो उसे क्रांति के रूप में बदलना चाहते थे। आदिवासियों को उनके हित दिलाने के लिए कि जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का हक होना चाहिए, इस बात को लेकर के जेल से निकलकर उन्होंने आंदोलन का रुख किया। अगर आप भारत का मैप देखते हैं तो पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा जो आसाम से जुड़ता है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला हिस्सा है, उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ ही यहां पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर में दार्जिलिंग नामक जगह पर एक गांव है नक्सलवाड़ी। तो नक्सलवाड़ी गांव के अंदर कुछ एक ऐसी घटना घटी जिस घटना के चलते इस पूरे आंदोलन को नक्सलवाद के नाम से जाना जाने लगा। बात 1967 की है, 24 मई 1967 की। एक जमींदार थे नगेन चौधरी। नगेन चौधरी की जमीन पर कोई किसान कटाई कर रहा था। किसान ने फसल कटाई के नाम पर कुछ एक्स्ट्रा धन मांगा कि मैं पैसा का मतलब फसल काटने के लिए अतिरिक्त धन चाहता हूं। जमींदार ने इस बात को इग्नोर कर दिया। किसानों ने जमींदार को दबोच लिया और एक सभा बुलाई गई, और उस सभा के अंदर कानू सान्याल नेता के रूप में प्रेजेंट हुए। कानू ने सबके सामने कहा कि या तो तुम अपना जुर्म कबूल लो, अदरवाइज हम तुम्हें पनिशमेंट देंगे। जमींदार का नाम नगेन चौधरी था। उसी समय एक भीड़ से लगभग 6.5 फीट लंबा एक आदिवासी शख्स उठता है जिसका नाम जंगल सांथाल था। उसने एक झटके से ही नगेन का सर धड़ से अलग कर दिया। बस यहीं से ही नक्सलवाड़ी में यह घटना नक्सलवाद की चिंगारी के रूप में निकल कर आई। यानी कि किसानों की एक सभा के अंदर एक जमींदार का पब्लिक के अंदर इस प्रकार सर से धड़ अलग कर देना, यह जो घटना थी, इसे पूरे देश के अंदर एक चिंगारी का काम किया, और धीरे धीरे यही क्रांति का रूप लेती चली गई कि अगर कोई व्यक्ति आपके हित का नहीं सुन रहा है तो उसके विरोध में आप हथियार उठा सकते हो। बस इसी प्रकार से चारू मजूमदार को नक्सलवाद का पिता कहा गया, कानू सान्याल को पहला नक्सली माना गया, और जंगल सांथाल को आदिवासियों के आंदोलन से जोड़ने वाला व्यक्ति माना गया। यह थी पूरी की पूरी ये कहानी। 1968 में यही चारू मजूमदार नारा देता है कि चाइनेर चेयरमैन आमदेर चेयरमैन, यानी चीन का जो चेयरमैन होगा वही हमारा चेयरमैन होगा। इसी के चलते चारू मजूमदार चीन गए और चीन जाकर माओ से मुलाकात किए। माओ ने उनको सलाह दी कि आपको अगर आंदोलन करना है तो जनता का आपके साथ होना जरूरी है। बस यहीं से ही जनता के बीच में संसदीय लोकतंत्र के अंदर एंट्री करने का इन आंदोलनकारियों ने प्रवेश किया। बाद में इन तीनों का क्या हुआ? सबसे पहले चारू मजूमदार हैं, इन्होंने सबसे पहले
मतलब तीनों लोग मिलकर के आंदोलन का शुरुआत की है और धीरे धीरे ये लोग बढ़ते चले गए। इनकी राजनीति का क्षेत्र बढ़ता चला गया, क्षेत्र बढ़ता चला गया और हमारे देश के अंदर लेकर पश्चिम बंगाल से फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन क्षेत्रों के अंदर आदिवासियों को ये जानकारी दी गई कि आपके यहाँ के जो मिनरल्स हैं, जो खदान से निकलने वाला माइन है, कोयला है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, ये यहाँ पर सरकारें आपसे लेकर चली जाती हैं, जंगल आपके हैं, आपको सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता और आपके क्षेत्र पर सरकार के द्वारा बड़े बड़े उद्योगपतियों को जगह अलॉट कर दी जाती है। आपको ज्ञात होगा कि देश के अंदर झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, यहां पर बड़ी सारी माइंस हैं। ऐसे में माइंस के चलते लोग जिन जगहों पर रहते हैं उन लोगों को यह एहसास दिलाया गया कि ये माइंस के लोग तो करोड़पति हैं, सारी सुविधाओं से युक्त हैं, लेकिन आपको जंगल भी नहीं मिला, आपकी जमीन भी नहीं मिली और असुविधा मिली जो अलग। देश में इस बात को तेजी से उठाया गया। उस पूरे क्षेत्र में जहां जहां देश के अंदर पूरी तरह दक्कन का जहां पर ये दंडकारण्य प्लेटू से लेकर दक्कन के पठार तक की जगह जहां पर बहुत सारे मिनरल्स हैं, उस क्षेत्र के लोगों को पूरी तरह भड़काकर सरकार विरोधी सुरक्षा बलों के विरोध में तैनात कर दिया गया, तैयार कर दिया गया। इसी के चलते उस क्षेत्र को रेड कॉरिडोर के नाम से जाना गया। ये रेड कॉरिडोर आए दिन सुरक्षा बलों के साथ झगड़ा करता हुआ, उनकी हत्या करता हुआ, उन पर हमले करता हुआ देखा गया। ये तीनों लोग अपनी अपनी नीति को प्राप्त हुए। चारू मजूमदार 1972 के अंदर जो मोस्ट वांटेड थे, इन्हें जब गिरफ्तार किया गया तो ये अपनी इनको 28 जुलाई को पुलिस कस्टडी में इनकी मौत हो गई। जंगल सांथाल 1977 में जेल से रिहा हुए, 81 में दारू पी के मर गए। कानू सान्याल 2010 के अंदर आत्महत्या करके मर गए। ठीक है, लेकिन नक्सलवाद जो इनके द्वारा शुरू किया गया वो तेजी से देश के विभिन्न कोनों के अंदर फैलने लगा। तमाम राज्यों के अंदर ये इतना तेजी से फैला कि ये एक रेड कॉरिडोर के रूप में पहचान बना गया। पहचान ऐसी कि 1967 से शुरू हुआ यह एक आंदोलन अब एक देश की सुरक्षा के साथ बड़ा क्रांतिकारी तरीके से विरोध में खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। 1967 से 73 के बीच में ये वो वाली बात है कि शुरू किया गया था इस उद्देश्य से कि किसानों को हित मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे जब वेपन उठा लिए गए तो सत्ता के विरोध में और अपने हित में किए जाने वाले कार्य में तब्दील हुए। देश के अंदर कई फेजेस के अंदर इसका फैलना हुआ। वर्ष 2011 इसकी चरम परिणति थी। 2005 से 2011 के बीच में देश के लगभग 200 जिले नक्सल प्रभावित थे। इस दौरान नक्सलवादी गुरिल्ला युद्ध, ब्लास्ट और घात लगाकर समानांतर या तो सरकारें चलाते थे या फिर जन अदालतें चलाते थे और इस तरीके से रेड कॉरिडोर में छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार जैसे राज्य शामिल होते चले गए। कुल मिलाकर इस देश ने तमाम प्रकार से देश के अंदर चुनौतियां देखी। इसी के चलते वर्ष 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने नक्सलवाद को आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती करार दिया। इससे निपटने के लिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिवीजन की स्थापना हुई। ये 2009 की कटिंग है जिसमें मनमोहन सिंह जी इसे नेशनल थ्रेट बता रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर बकायदा 2011 में अनाउंस करते हैं कि हम इससे निपटने के लिए एक इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान लेकर आ रहे हैं जो नक्सल हिट एरिया के अंदर निपटने का काम करेगा। 2011 के बाद 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस काम को तेजी से किया गया कि इसे अब खत्म किया जाएगा। वर्ष 2017 के अंदर गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक 8 सूत्रीय प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम समाधान रखा गया। इसके मकसद में रखा गया कि हम स्मार्ट लीडरशिप रखेंगे, एग्रेसिव स्ट्रेटेजी रखेंगे, पूरी तरह मोटिवेटेड और ट्रेनिंग के साथ, एक्शनेबल इंटेलिजेंस के साथ, रिजल्ट्स पर फोकस करते हुए, प्लान बनाते हुए काम करेंगे। इसका उद्देश्य होगा कि इन क्षेत्रों के अंदर सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी, स्कूल बनाना, रोड बनाना, टेलीफोन नेटवर्क लगाना, पुलिस चौकी बनाना, रोजगार के मुहैया उपलब्ध अवसर कराना। इसके साथ साथ यहां पर नक्सल के खात्मे के लिए भी एक्शन बटालियन फोर्सेस बनाकर उतारी जाएंगी। बस इसी के लिए वर्ष 2024 में अमित शाह जी जब गृह मंत्री बने तो उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक हम पूरी तरह इसे खत्म कर देंगे। क्या वाकई में ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या हुआ? 24 अगस्त को नक्सलवाद को खत्म करने की एक डेडलाइन दे दी गई। जो 2007 में लगभग 200 जिलों में फैला हुआ नक्सलवाद था वो 2018 में घटकर 90 जिलों में सिमट गया। पुलिस के द्वारा बहुत सारी कार्रवाइयां की गई।
2010 में नक्सलियों ने 1936 हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया था, जो 2024 में घटकर 374 रह गई थी। 81% की कमी रही। 2010 में 1005 सुरक्षा बल और नागरिकों की मौत हुई, जो 2024 में घटकर 150 रह गई, जहां पर 85% की गिरावट दर्ज की गई। 2016 में सरकार ने 17,589 कीमी सड़कें बनाई, जिससे 14,618 किलोमीटर की सड़कें अब तक बन चुकी हैं। मतलब इन क्षेत्रों में सड़क निर्माण, आईटीआई पार्क निर्माण, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, बैंक ब्रांचेस, एटीएम, नए डाकघर, तमाम प्रकार की सुविधाएं विकसित की गई। लगभग 9,233 टावर चालू किए गए, समय सीमा के साथ काम किया गया, लगातार पुलिस चौकियों का निर्माण किया गया, 15 नई ज्वाइंट फोर्सेस बनाई गई, राज्य पुलिस की मदद से 6 सीआरपी की बटालियन तैनात की गई। इन सब का परिणाम यह निकला कि 2024 में 290 नक्सलियों को मारा गया, 1090 को अरेस्ट किया गया और 881 ने सरेंडर किया। नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन तय होने के बाद 21 मई तक 287 नक्सली मारे गए और लगातार सरेंडर और लोगों ने वापसी करना शुरू किया। वर्ष 2025 में नवंबर 19 में जो इनके टॉप माओवादी नेता थे हिडमा, उसको पुलिस के द्वारा मारा गया। इस हिडमा की मौत के बाद लगभग नक्सलवाद की कमर टूट गई। नक्सलवाद के इस पूरी कार्रवाई के बाद लगातार देश के अंदर नक्सलवादियों के द्वारा सरेंडर किए जाने शुरू हुए। इन तमाम सरेंडर्स की सुर्खियां आज तक भी, आप फरवरी 23 को भी सुन रहे हैं कि टॉप लीडर देवूजी जो हैं, उनका सरेंडर की बात निकल कर आती है। कहा गया कि जहां 2013 में 182 जिलों के अंदर नक्सलवाद था, वो जो रेड कॉरिडोर था अब वो रेड पॉकेट की तरह रह गया है। मात्र 18 जिले अब इससे प्रभावित रह गए। 2013 में 182, 2025 में 11 जिले नक्सलवाद से प्रभावित रह गए। लगातार 2025 में 2000 नक्सलियों ने सरेंडर किया, 317 का एनकाउंटर हुआ, 882 की गिरफ्तारी हुई। इस प्रकार से नक्सलवाद से प्रभावित जिलों की संख्या घटती गई। आज केंद्र के अंदर बैठी सरकार की तरफ से गृह मंत्री ने सदन को यही बात संबोधित की कि इंडिया अब नक्सल फ्री हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी इतिहास के साथ वर्तमान प्रासंगिकता के साथ समझ में आई हो। इसके बाद गृह मंत्री जी के द्वारा विपक्ष के खिलाफ यह बयान दिया गया, विपक्ष पर आरोप लगाया गया कि आपकी नीतियों के चलते नक्सलवाद पनप रहा था। आरोप था कि राहुल गांधी जी ने हिडमा के मरने के बाद एक ऐसा वीडियो शेयर किया था जिसमें हिडमा को मारोगे हर घर से हिडमा निकलेंगे, ऐसी बातें उनके एक वीडियो से निकल कर आई। हालांकि जब राहुल गांधी जी के इस ट्वीट को देखा जाता है तो उसमें एयर के खिलाफ, कोई पॉल्यूशन के खिलाफ कोई बात हो रही थी, लेकिन उसमें आंदोलनरत किसी व्यक्ति ने हिडमा के ऊपर बयान दिया था। आज अमित शाह जी ने उसी बात को सदन के अंदर उठाया। कुल मिलाकर के हिडमा का पॉल्यूशन के अंदर शामिल होना और आज सदन में उसका चर्चा में आना यह बताता है कि हिडमा बहुत बड़ा नक्सली था, जिसको पुलिस ने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। ऐसे में आज देश अगर नक्सल से फ्री होता है, ऐसी स्थितियां देश के विकास में निश्चित ही योगदान देंगी। बाकी आप इस घटना को कैसे लेते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और उसी कमेंट बॉक्स में हमने आपके लिए वेबिनार का लिंक पिन किया हुआ है, जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।